हेलो दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का प्ले विद साइंस के एक और शानदार वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे एनवलप। नया चैप्टर है। तो देखिए, यूनिट 1 हमने कर लिया है पूरी तरीके से कंप्लीट, और अब आ गई है बारी यूनिट 2 की। उसमें है चैप्टर एनवलप। तो इसकी शुरुआत करेंगे। शुरुआत तो क्या, यही शुरुआत होगी, यही वीडियो इसका एंड होगा, क्योंकि एनवलप एक छोटा सा चैप्टर है पर कॉन्सेप्ट तगड़े तगड़े हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, तो वो आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो अंत तक देखना अगर ये पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो। एक ही वीडियो होगा, इसका पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा A to Z जितना भी दे रखा है ना इसके बारे में, वो इसी वीडियो में हो जाएगा। और एग्जाम में जो इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके अच्छी तरीके से होंगे। तो शुरुआत करेंगे हम पीछे लिखी इस लाइन को पढ़ के। क्या है? समय और शिक्षा का सही उपयोग ही मनुष्य को सफल बनाता है। जैसे मैं आपको अभी टॉपिक के कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा। मतलब कॉन्सेप्ट और उसका क्वेश्चन, इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। वैसे ही शिक्षा और समय का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम दोगे तभी आपको अच्छा फील आएगा। ठीक है, अकेले क्वेश्चन से भी नहीं और अकेले कॉन्सेप्ट से भी नहीं। वैसे ही समय और शिक्षा का आपको महत्व जानना है। समय सीमा को आपका ध्यान ही नहीं है और शिक्षा आपने ग्रहण कर ली, तो आप सफल हो पाओगे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। समय का भी आपको ध्यान रहना चाहिए। वो बोलते हैं ना, समय अमूल्य होता है, समय की कोई कीमत नहीं होती। ठीक है, कोई मूल्य नहीं होता समय का, बड़ा ही कीमती होता है। तो समय और शिक्षा का सही आपको उपयोग करना है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, तो इसके साथ हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे, जिसका नाम है एनवलप। यूनिट 2 का ये चैप्टर है। देखते हैं क्या होता है। एक बढ़िया सी कहानी कॉन्सेप्ट से मैं आपको इसको बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कुल। कुल क्या होता है? आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ये होमोजीनियस फंक्शन है। इनमें क्या होता है? कुल मैथ में पढ़ा होगा आपने। कुल होता है फैमिली। एक तो होता है वंश, एक होता है कुल। अरे यार, मैं क्या हिस्ट्री पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, आपको मैथ ही पढ़ा रहा हूँ, पर अच्छे तरीके से समझ में आए इसलिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। ठीक है, अच्छी बात है। कुल एक होता है वंश। क्या अंतर होता है दोनों में? ऐसे मत बोल देना दोनों सेम ही होते हैं। कुल भी सेम होता है और वंश भी सेम होता है। देखो, एक तो होता है कुल, एक होता है वंश। इनमें क्या अंतर होता है? दोनों में सेम तो ये होते नहीं है। देखिए, कुल क्या होता है? कुल तो जो आपकी फैमिली है ना, फैमिली से इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी फैमिली है उसे ही बोलते हैं कुल। आपका कुल है। और बोलते हैं ना कुल देवता, कुल देवी, तो वो इसलिए बोलते हैं आपके परिवार को आपने जिस देवता या देवी को आपने कुल देवता या कुल देवी माना है, तो उसे कुल देवता ऐसे नाम से, जैसे हनुमान जी होते हैं तो वो कई परिवार के कुल देवता होते हैं, इसलिए माना जाता। मतलब कुल का मतलब क्या होता है? फैमिली होता है। फैमिली होता है, परिवार होता है। और वंश का मतलब क्या होता है? वंश अलग मतलब रहता है। वंश का मतलब पीढ़ी 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 उसके बाद में। ठीक है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी को बोलते हैं वंश, आगे से आगे। और जो एक पीढ़ी में जो फैमिली है उसे बोलते हैं हम कुल। समझ में आ गया? इतना इतना समझ में आ गया? तो देखिए, मतलब कुल का मतलब आपको समझ में आ गया कि एक फैमिली। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन है, जैसे कोई भी इक्वेशन है, जैसे एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एल्फा। एल्फा क्या है वो आपको अभी पता चल जाएगा। ये कोई इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, नॉर्मल जनरल इक्वेशन है। उसमें एक्स है वेरिएबल, वाई है वेरिएबल, पर एल्फा क्या है? कांस्टेंट है। और एल्फा ऐसा वैसा कांस्टेंट नहीं है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, मतलब स्वतंत्र। आपको पढ़ाया मैंने स्वतंत्र चर और अस्वतंत्र चर। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स जब फंक्शन होता है तब। तो ये तो क्या होता है? स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट। और ये होता है अस्वतंत्र मतलब आश्रित। अस्वतंत्र मतलब आश्रित। ये इस पे आश्रित है, इस पे निर्भर है एक्स पे। एक्स की जो वैल्यू आएगी उस हिसाब से y की वैल्यू में चेंजमेंट होगा। पर मैं क्या बोल रहा हूँ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट बोल रहा हूँ। तो ये अल्फा जो है यहाँ पे, ये है स्वतंत्र अचर, न कि चर।
इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। ठीक है, इस चीज से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अल्फा की वैल्यू बदलेगी ना, उस हिसाब से इस फंक्शन की जो इक्वेशन होगी वो बदल जाएगी और उससे जो आपका कर्व बनेगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनेंगे, पर उसकी जनरल फॉर्म यही रहेगी। तो उसी बोलते हैं वक्र का कुल। एक बार समझ में नहीं आया एग्जांपल दूंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लो आप, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। पहले तो फील करो कॉन्सेप्ट जो है, लॉजिक जो है, इस चैप्टर का रियल मीनिंग क्या है वो समझने की कोशिश करो। उसके बाद में तो क्वेश्चन फॉर्मूले से बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला और ये आपको पता है किस चीज का है। इलिप्स होता है दीर्घवृत्त, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वो दीर्घवृत्त होता है ना एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, उसका ये फॉर्मूला है, आपको पता है। ठीक है, ठीक है, पता है ना। अब यही तो है वो जनरल फॉर्म। देखो इसमें एक्स है वेरिएबल, वाई है वेरिएबल, ए और बी है कांस्टेंट मतलब अचर। यहाँ पे अल्फा से इसे डिनोट किया है हमने। ठीक है, तो ये इक्वेशन दे रखी है हमें, समझ में आ गया। ये इक्वेशन दे रखी है ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आप कुछ भी रखो, वाई की वैल्यू ए की वैल्यू आप कुछ भी रखो, बी की वैल्यू आप कुछ रखो, तो जनरल तो जो होता है इलिप्स वही रहता है। पर आप ए की वैल्यू ज्यादा रखोगे, मतलब एक्स वाली में ज्यादा होगी, तो ऐसे कुछ बनेगा। मान लो ए की वैल्यू आपने 3 रख ली और बी की वैल्यू आपने 2 रख ली। ठीक है, तो यहाँ पे बी 2 और ए 3। समझ में आ गया। आप और कोई वैल्यू रखोगे इस हिसाब से ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, पर बनेगा तो दीर्घवृत्त ही ना, बनेगा तो इलिप्स ही ना। मतलब शेप चेंज हो सकती है, पर जो ये इलिप्स नाम है ना ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, दीर्घवृत्त जो नाम है ना वो चेंज नहीं हो सकता। कि आपको अगर कोई भी पूछ ले कि ये किसका इक्वेशन है, किस चीज का इक्वेशन है, तो आप डायरेक्ट बोलते हो हमेशा दीर्घवृत्त का इक्वेशन है। ठीक है, पर आपको ए की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, बी की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, उस हिसाब से उसकी शेप चेंज होती रह सकती है, पर वो रह गई दीर्घवृत्तीय हमेशा। समझ में आ गया। तो मतलब उन सभी दीर्घवृत्त का इनकी वैल्यू चेंज करेंगे ना, उन सभी दीर्घवृत्त का एक कुल देवता होगा, मतलब कुल होगा, मतलब एक फैमिली होगी, फैमिली इससे डिनोट करेंगे। ये है उसका सामान्य रूप। समझ में आ गया क्या आपको? समझ में आ गया ना। मतलब इस फैमिली में जितने भी कैंडिडेट है वो कोई भी हो, चाहे कोई सी भी वैल्यू के हो, पर उनका यही रहेगा कुल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं उन वक्र का कुल, इलिप्स का कुल, इलिप्स की फैमिली इसे ही बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब और भी नहीं समझ में आया तो और एग्जांपल से इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, क्लियर करते हैं, कैसी लगी? ठीक है, ये तो हमने लिखा था कोई एक एग्जांपल। अब लेते हैं हम दूसरा एग्जांपल। अब मान लो जो ए है ना वो ये है, ए और बी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए इज इक्वल टू बी, बी को भी हम ए लिख सकते हैं। एलसीएम लिया, नीचे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को उस तरफ ले गए ए स्क्वायर। ठीक है, पर चेंज क्या होगा? इसमें ए और बी अलग थे तो दीर्घवृत्त बन जाता था। ठीक है, इलिप्स। ओके, तो उनकी एक कंडीशन आ गई, ए स्क्वायर आगे आ गया तो क्या? वर्त सर्किल। ऐसे कुछ बनता है ना, कहीं पे भी बना दो, वैसे हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं वर्त या फिर सर्किल। समझ में आ गया। तो इसकी एक ये जनरल इक्वेशन है, सामान्य कुल समीकरण है, इसकी फैमिली इक्वेशन। ठीक है, पर ये कैसा हो सकता है? इससे छोटा भी हो सकता है वर्त, इससे बड़ा भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वर्त कहाँ पे भी हो सकता है और कितना भी बड़ा हो सकता है, पर उसकी जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन यही रहेगी हमेशा। अब समझ में आया क्या? मतलब ये उन सभी वर्त का, उन सभी सर्किल का कुल है, कुल का समीकरण है, ये फैमिली इक्वेशन है। पर ये कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट कुछ भी हो सकते हैं उस फैमिली के। समझ में आ गया? इनफाइनाइट हो सकते हैं कहां पे भी। अब समझ में आया? और देखते हैं एक और एग्जांपल से इसे स्पष्ट करते हैं। डटे रहे ना लास्ट तक, मजा नहीं आए ना तो बस कमेंट में भी मत लिखना चाहिए।
पर मजा आए तो कमेंट में लिखने का आपको जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। अब एक और लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। हम एक ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पैराबोला होता है, परवलय होता है। कैसा दिखता है ये, कैसा दिखता है, इस तरीके से हम इसे जनरल बनाते हैं, जनरल इसी टाइप से बनाते हैं ना, इसे ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है। ये होता है परवलय पैराबोला, ठीक है। ये होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पर हमें बनाना क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो उसका अलग बनता है। इसकी मैट्रिक बता देता हूँ कि परवलय में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में अंतर क्या होता है, अंतर सिर्फ इतना सा है, ऐसे है ये क्वाड्रेंट, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आए तो वाई वाला एक्स पे जा रहा है, मतलब स्क्वायर किसकी ज्यादा है, वाई की ज्यादा है ना, तो ये ऐसे बन जाएगा, मतलब वाई वाला एक्स के ऊपर ऐसे आपतित होगा, वाई वाले की एक्स पे छाया बनेगी, ऐसे मान सकते हो। यहाँ पे भी देखो इसके स्क्वायर है तो वाई वाले की एक्स पे छाया बन रही है, इस ट्रिक से आप इसे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो तो ऐसे से कुछ हो जाएगा, ठीक है। पर ये कैसे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। माइनस लग जाए तो समझ में आ गया, और इतना बड़ा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब पैराबोला किसी भी टाइप का हो सकता है, समझ पा रहे हो। पर उसकी जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ये रहेगी, समझ में आ गया ना आपको। कुल समीकरण या फिर फैमिली इक्वेशन उसकी यही रहेगी, और जो वैल्यू ए की चेंज होती जाएगी उस हिसाब से अलग अलग आ जाएंगी, ठीक है। ए की वैल्यू जैसे 2 हुई तो 8x हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू जो होगी उस हिसाब से उसकी रेडियस आएगी सर्किल की, समझ में आया। यहाँ पे ए और बी जिस प्रकार से होंगे उस प्रकार से वो दीर्घवृत्त इलिप्स बनेगा। इतना आपको समझ में आ गया ना। अब आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि कुल जो होता है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लाइक जरूर करो, आगे भी आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अभी देखिए इतनी बात समझ। अब जो कुल होती है ना फैमिली, वो सिर्फ इनका ही नहीं होता, जो कर्व्स होती हैं उनकी इक्वेशंस का ही नहीं होता सिर्फ। अब देखो एक चीज और देखो आप, इसका ये जो इक्वेशन है, जैसे कोई भी लाइन का कुल होता है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। कोई भी सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ इक्वेशन होती है, ठीक है। तो उससे हम स्पर्श रेखा निकालें, उसकी टेंजेंट निकालें, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही होती है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये उसकी टेंजेंट होती है किसकी, स्ट्रेट लाइन की, सरल रेखा की। पर यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ऊपर दे रखा है, तो इसकी भी कोई ना कोई टेंजेंट होगी, कोई ना कोई इसकी भी टेंजेंट होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सॉरी a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, यही है क्या, जी हाँ यही है इसकी टेंजेंट की इक्वेशन, समझ में आ गया। तो ये आपको देख लेना है। तो ध्यान से देखिए, जो भी जितनी भी इलिप्स होती हैं, जितनी भी दीर्घवृत्त होती हैं, उनका कुल समीकरण, उनकी फैमिली इक्वेशन ये होती है। जितनी भी दीर्घवृत्त होती हैं उनकी स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट का फैमिली इक्वेशन ये होती है, समझ में आ गया। फैमिली टेंजेंट ये होता है, समझ में आया कुछ। देखिए कोई भी इलिप्स है, कोई भी दीर्घवृत्त है, ठीक है, उसमें जितने भी कैंडिडेट है फैमिली में इनफाइनाइट है, ठीक है, कहीं पे भी इलिप्स बन सकता है, ठीक है। तो उनका कुल समीकरण या फिर फैमिली इक्वेशन तो ये है, पर इसकी कुछ ना कुछ टेंजेंट भी होगी, मतलब स्पर्श रेखा। ऐसे कोई दीर्घवृत्त खींच दिया तो इसकी कुछ ना कुछ, ऐसे कोई दीर्घवृत्त खींच दिया तो उसकी कुछ ना कुछ ऐसे स्पर्श करती हुई रेखा भी तो जाएगी, उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा टेंजेंट। तो उसका इक्वेशन ये होता है, कुल का इक्वेशन, फैमिली इक्वेशन। समझ में आ गया, एकदम लॉजिकल है वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है। इसका क्या होता है, सर्किल का होता है, हाँ सिंपल है ये भी, y इज इक्वल टू mx प्लस इतना सा चेंज है 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह क्या हुआ, ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आया था, एलसीएम लेके उस तरफ भेज दिया। उसी तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर की तरह
की जगह ए स्क्वायर आया, कॉमन ले लिया तो रूट के बाहर कॉमन आया तो ए बच गया। समझ में आया? ये होता है इसका कुल का इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगर ये आपको याद रह गया तो ये अपने आप ही रह जाएगा। मैं अभी तो बेसिक पे चल रहा हूं, आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश ही कर रहा हूं। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो एनवलप पे आई नहीं है। एनवलप क्या होता है? पहले आपको कुल सीखना पड़ेगा, फैमिली सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप आ सकते हो एनवलप पे। समझ में आ गया? इसलिए आपको ये बेसिक से सिखाने की कोशिश चल रही है और आपको समझ में आ भी रहा होगा। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है तो उसका क्या होता है? टेंजेंट का फैमिली इक्वेशन। टेंजेंट का फैमिली इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस ए है तो a बाई एम। ये होता है इसका टेंजेंट फैमिली इक्वेशन। वापस से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। मैंने आपको क्या क्या बताया? कोई भी इक्वेशन होती है एफ एक्स वाई एल्फा इज इक्वल टू 0, ये कोई नॉर्मल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे x कोई वेरिएबल है, y कोई वेरिएबल है। ठीक है, एल्फा क्या है? स्वतंत्र अचर, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्वतंत्र चर होता है, आश्रित चर होता है। पर यहाँ पे जो एल्फा है ना वो स्वतंत्र अचर है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। मतलब इसको जैसे जैसे चेंज करोगे ना वैसे वैसे अलग अलग कैंडिडेट से आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो, परिचय कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने इस कॉमन इक्वेशन की जगह एग्जांपल लिया किसका? इलिप्स का दीर्घवृत्त का। ये लिया x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये लिया ना हमने, तो a की जगह x और y तो सेम के सेम पड़े, a और b है कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे अल्फा था, तो उस जगह अलग अलग मान रखोगे तो आपको अलग अलग कैंडिडेट मिलेंगे। किसके? इलिप्स के, दीर्घवृत्त के। ठीक है, पर ये इसका क्या है? सामान्य समीकरण है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं फैमिली इक्वेशन या फिर कुल का समीकरण। वंश नहीं, कुल। ठीक है, वो कहानी आपको इसलिए बताई थी। ठीक है, अब आपको पूरा समझ में आ गया। उसी तरह एक वृत्त है, सर्किल है, उसका एग्जांपल लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए है यहाँ पे कांस्टेंट अचर और ये है चर एक्स और वाई। तो एक्स और वाई में तो कोई चेंज करेंगे नहीं। ए की जगह आप 9 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो ए की वैल्यू जिस टाइप से चेंज होगी वो सर्किल है ना उतना ही बड़ा या छोटा बनता जाएगा। ठीक है, तो सर्किल बदले हैं, सर्किल नाम नहीं बदला। मतलब सर्किल की नॉर्मल सामान्य जनरल इक्वेशन तो यही रहेगी, जनरल इक्वेशन तो इसकी यही रहेगी। तो यही है इसका फैमिली इक्वेशन या फिर कुल का समीकरण। उसी तरह पैराबोला का देख लो। अब ये तो हमने इक्वेशन तक देखा, अब क्या उनकी टेंजेंट पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है? टेंजेंट में भी ऐसे देख सकते हैं, स्पर्श रेखा, स्पर्श ज्या जिसे बोलते हैं। तो देखिए जैसे कोई स्ट्रेट लाइन होती है, कोई भी जनरल इक्वेशन मान लो उसकी है, ठीक है, तो उसकी जो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, उसी से हम अलग अलग उसकी निकालते हैं। उसी तरह देखो ये है इलिप्स, तो इलिप्स की टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a की और b की वैल्यू जिस हिसाब से चेंज होगी उसकी टेंजेंट अलग अलग आएगी, पर उसकी जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन, फैमिली इक्वेशन तो यही रहेगी ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ये। तो ये इसकी टेंजेंट का नॉर्मल इक्वेशन है, कुल का समीकरण, कुल का टेंजेंट रिएक्शन है, इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरीके से इसका ये कुल का समीकरण। समझ में आ गया? तो ये क्या है? ये जो है वो है स्पर्श रेखाओं के कुल का समीकरण। तो ये इंट्रोडक्शन था। कोई भी आसानी भाषा से इस लॉजिक को, इस कॉन्सेप्ट से समझा नहीं सकता, पर मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, एकदम किसी एक घरेलू एग्जाम्पल से लेके। ठीक है, तो कैसा लगा? अभी वीडियो एंड थोड़ी ना हो गया यार, बहुत कुछ बचा है अभी तो। ठीक है, इतना तो आपको बताया है इंट्रोडक्शन बेसिक कि कुल क्या होता है, कुल का समीकरण क्या होता है। ठीक है, ये 3 मेन एग्जाम्पल थे, आपको याद रखने हैं इनकी, ये भी आपको याद रखनी है। एक याद रखोगे तो इसका दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। अब चलते हैं हम एनवलप क्या होता है। तो एनवलप देखिए क्या होता है। अरे इतनी जल्दी थिंक, एनवलप
ये किस चिड़िया का नाम है? तो एनवालोप उसी का एक केस है। किसका? एनवालोप उस कुल के समीकरण का, फैमिली इक्वेशन का ये एक केस है। क्या होती है इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले तो, इसकी परिभाषा वो सारे अभी नोट करो। क्या होती है कि ऐसा कर्व या ऐसा वक्र, ऐसा कर्व जो कुल या फैमिली, लिख लेना इसके ब्रैकेट में इंग्लिश वाले फैमिली। ऐसी सिंपल सी लैंग्वेज लिखा रहा हूँ आपको, ऐसे इंग्लिश हिंदी ज्यादा मत लगाना, ये एग्जाम में थोड़ी ना पूछी जाएगी। ये तो आपके पढ़ने के आसान तरीके के लिए ये लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। ऐसा कर्व जो कुल, हाँ, ऐसा कर्व जो कुल के सभी कर्व को स्पर्श करता है, वह उस कर्व के पॉइंट्स पर भी दूसरे कर्व एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, दूसरे कर्व स्पर्श करते हैं। क्या मीनिंग है इसका? ऐसा कोई कर्व हो सकता है दुनिया में? पढ़ के देखो एक बार, देखते हैं पढ़ के एक बार कि ऐसा कर्व, ऐसा वक्र, ठीक है, ऐसा कुछ भी कर्व हो सकता है जो कुल के सभी कर्व, मतलब कुल का जो होता है ना फैमिली में जितने भी कर्व है ना, मान लो कोई ऐसा पैराबोला, ऐसा पैराबोला जो कुल के सभी पैराबोला के टच भी करता है, ठीक है, और वो पैराबोला उसके भी टच करते हैं। समझ में नहीं आया? वापस पढ़ते हैं। ऐसा कर्व, ऐसा वक्र जो कुल के सभी कर्व, मतलब फैमिली में जितने भी कर्व दे रखे हैं ना, उनको स्पर्श करता है। वो जो कर्व है उनको स्पर्श करता है, मतलब टच होता है। और उस कर्व के, जो वो कर्व है ना, उस कर्व के पॉइंट पर अन्य दूसरे कर्व भी स्पर्श करते हैं। समझ में आया? एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसकी डेफिनेशन आप देखोगे ना तो अब तो आपको समझ में आ जाएगी। जो भी हार्ड भी अगर दे रखी है ना किताब में या फिर आपको बताएंगे, वो अगर हार्ड भी है ना तो भी आपको अब समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहा है इस डेफिनेशन से। पर मैंने आपको एकदम सरल डेफिनेशन लिखाई है एनवेलोप को समझने के लिए, ठीक है। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन ज्यादा काम ही नहीं आती, और डेफिनेशन भी मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझा दी है कि आपको कोई पूछे एनवेलोप होता क्या है तो उसको आप बता सको, इसलिए बताइए मैंने। इसकी एक फिक्स स्टेप होती है। इसको अगर आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो उसकी फिक्स स्टेप होती है, वो स्टेप ध्यान में रखो, आपका एनवेलोप का इक्वेशन मिल जाएगा। तो फिक्स स्टेप होती हैं, फिक्स स्टेप्स क्या होती हैं जरा देखिए। फिक्स स्टेप, कलर दूसरा लेंगे, हाँ, इससे ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। पहली स्टेप क्या होती है? फर्स्ट स्टेप, जो भी फंक्शन दे रखा है एक्स वाई अल्फा, उसको 0 के बराबर कर दो। जो भी आपको फंक्शन दे रखा है एक्स ऑफ वाई ऑफ अल्फा का, उसे 0 के बराबर कर दिया। दूसरा काम क्या करना आपको? दूसरा काम फिक्स स्टेप है, बस ऐसे ही चलना आपको, ऐसे ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्या करवा दिया जाता है, मैंने एनवेलोप, आप बोल रहे हो कि और आप करते हो कि है ना पूरे 5-6 लेक्चर करवाते हो और बोलते हो कि और सभी एक ही लेक्चर में पूरा करते हैं चाहे कॉलेज का हो। अब आप खुद ही एक लेक्चर में करवा रहे हो, तो ये है एक लेक्चर का एनवेलोप नाम का चैप्टर, इसलिए एक लेक्चर में करवा रहा हूँ और क्वेश्चन भी साथ में करवा रहा हूँ। ये देखिए, और जो करवाते हैं ना वो एनवेलोप को मैं क्या बताऊं, इतना सा करवाते हैं कि क्वेश्चन आप खुद कर लेना, और ये जो स्टेप बता रहा हूं ना ये बता देते हैं। क्या करना है? डी बाई, हाँ, डेल बाई, जो एल्फा है ना, इसमें एल्फा है इंडिपेंडेंट क्या कांस्टेंट, तो एल्फा के रिस्पेक्ट में होगा इसमें, तो डेल बाई डेल एल्फा। पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में? एल्फा के रिस्पेक्ट में। और किसका? एफ ऑफ एक्स वाई एल्फा का।
ठीक है, और वो करके उसे भी बराबर कर देना है 0 के। फिक्स स्टेप है, फिक्स, कोई कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं करना है। तो इससे जो वैल्यू आई 0 के बराबर करके उसे दे दो इक्वेशन 1, और इससे जो आई उसे दे दो इक्वेशन 2। अब तीसरी जो लास्ट स्टेप है वो क्या है वो देख लीजिए। इक्वेशन 1 और एंड 2 जो आई, इक्वेशन 1 एंड 2 जो आई आपके पास, उसका क्या करना है, उसका करना है उससे से अल्फा को गायब कर दो, गायब कर दो। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखाई है मैंने आपको ये चीजें, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, अगर आपको किसी भी इक्वेशन का एनवेलोप निकालना है तो एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा इज इक्वल टू 0 कर दो, एक इक्वेशन आएगी। सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास आएगी उसमें अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, उसे 0 के बराबर कर दो, दूसरी इक्वेशन आएगी। थर्ड चीज आपके पास क्या है स्टेप में, इक्वेशन 1 और 2 जो आई इनमें अल्फा को गायब कर दो, जो बचा वही है एनवेलोप इक्वेशन, एनवेलोप का समीकरण। समझ में आ गया। पहले पेज में हमने क्या किया, वो बेसिक देखा सारा कि कुल क्या होता है, और कुल से हमने निकाला एनवेलोप कि कुल में भी एक ऐसा कर्व जो औरों के भी टच होता हो और उसके भी कोई टच होता हो, वो कर्व क्या होता है, एनवेलोप होता है। अब एनवेलोप में फिक्स स्टेप हमने देख ली कि ये 3 स्टेप होती हैं, 3 स्टेप करो क्वेश्चन के लिए आपको पता चल जाए। डेफिनेशन आप ये ध्यान में रख सकते हो। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं अब आपको लिखवाता हूँ। सिंपल से क्वेश्चन है ये, तो मैंने आपको इतने कॉन्सेप्ट बताए हैं बारी भरकम, मजा ही आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन हम इससे लिख देते हैं और आंसर हम, सॉल्यूशन हम सफेद पेन से कर लेंगे, थोड़ा बड़ा ही ले लें ना, इतना ठीक है यार। सरल रेखाओं स्ट्रेट लाइंस, सरल, दोनों लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। सरल रेखाओं मतलब लाइंस या फिर स्ट्रेट लाइंस, लाइंस तो सरल ही होती हैं, इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन आप वैसे भी लिख सकते हो। सरल रेखाओं के कुल या फिर फैमिली लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, के कुल का इक्वेशन हमें क्या दे रखा है, पहले से इक्वेशन दे रखा है कुल का, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू a, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन के कुल फैमिली की इक्वेशन हमें ये दे रखी है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू a का एनवेलोप बताओ, का एनवेलोप फाइंड करना है हमें, एनवेलोप ये हमें फाइंड करना है, एनवेलोप की इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। और जहां अल्फा प्राचल या फिर कांस्टेंट है, प्राचल ये होता है क्या, चेंजमेंट वाली चीज, कि यहाँ पे अल्फा जो है वही इस इक्वेशन में चेंजमेंट का असली कारण है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन, और इसका अब हम करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा गया, क्या मतलब है, हमें तो सॉल्यूशन करना है, अगर एग्जाम में आए तो ऐसा का ऐसा हम ये सॉल्यूशन छाप देंगे। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू a। तो हमें तो पता है एनवेलोप फाइंड करना है, और एनवेलोप के लिए फिक्स स्टेप क्या होती है, पहले तो इसे आप 0 के बराबर कर दो। 0 के बराबर कैसे कर सकते हो, a को इस तरफ ले आओ, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस a इज इक्वल टू 0, इसे दे देते हैं इक्वेशन 1। अब इसका अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, तो क्या आएगा, अल्फा के रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में या फिर अल्फा के सापेक्ष आप क्या करो, समाकलन करो, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो, सॉरी समाकलन ही। तो x cos अल्फा का माइनस का sin अल्फा, यस, प्लस y कांस्टेंट है तो y अल्फा के रिस्पेक्ट में आपको कांस्टेंट ही मानना है, ठीक है। तो y ऐसे का ऐसा और sin अल्फा का cos अल्फा, cos अल्फा a का क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू में 0, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आ गया। तो हमने दो चीजें तो कर ली कि एक तो जो इक्वेशन दे रखी है उसे 0 के बराबर रखो, एक जो इसका अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल करती हो उसको 0 के बराबर रखो, कर दिया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या करना है, 0 को गायब करना है,
कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है। कैसे करेंगे, देखो इसे 0 के बराबर भी मान सकते हो और कांस्टेंट में बराबर ही ले लेते हैं। देखिए सरल रहेगा, वैसे सिंपल रहेगा। क्या करेंगे, इक्वेशन जो 1 है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस में इक्वेशन जो 2 है उसका स्क्वायर कर दो। थोड़ा सा सरल हो जाएगा, बस ये को बराबर और जगह वो सारी स्टेपें काम करती है, यहाँ पे भी कर ही नहीं है। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके कर दो, ठीक है, वो आपका एनवेलोप का इक्वेशन होगा। तो इसका स्क्वायर किया हमने, तो पूरा ब्रैकेट का होल स्क्वायर होगा, इसका पूरा ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 2xy साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, ये तो खोल दिया हमने इसका, किसका, पहली इक्वेशन के एलएचएस का। अब करेंगे ये जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है इसका होल स्क्वायर, प्लस में है पहली बात तो प्लस लगा दिया, तो प्लस लगा दिया। अब जो दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा। तो खोल, आप स्टेप बाय स्टेप भी खोल सकते हैं, मैं खोल रहा हूं, देखो डायरेक्ट वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस में एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस है तो माइनस में 2xy साइन अल्फा कोश अल्फा। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई क्या? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गई। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये प्लस वो है जिसमें हमने इक्वेशन 1 के एलएचएस का स्क्वायर किया, उसके बाद में प्लस हमें दे रखा था, उसके बाद में इक्वेशन 2 के एलएचएस का स्क्वायर किया। और आरएचएस में क्या चल रहा है, आरएचएस में जो चल रहा है वो इकलौता ए है, तो ए का स्क्वायर, ठीक है, कर दिया हमने। और ए का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ही रहा। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है, उसे कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पे देखो 2xy साइन अल्फा कोस अल्फा ये है पॉजिटिव में, और माइनस का 2xy साइन अल्फा कोस अल्फा ये नेगेटिव में, तो कैंसिल आउट हो गया। बच्चा क्या, उसे लिख देते हैं, बच्चा वो बड़ा ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। देखो एक्स स्क्वायर कहाँ से कॉमन आ सकता है, एक तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, एक एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा से, तो कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। और ये तो वही चीज़ बन रही है जो एक चीज़ ही हमें आती है, बस बाकी आता नहीं है। वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से, एक तो यहाँ से एक यहाँ से, वाई स्क्वायर, तो बच्चा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोश स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर। ओके, तो ये और ये क्या हुआ, जो ये चीज़ है और ये चीज़ है वो हो गई एक। तो लास्ट इक्वेशन हमारे पास जो बची वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बहनों और भाइयों, ये है वो इक्वेशन, ये है एनवेलोप इक्वेशन, किसकी, इस इक्वेशन की, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। अब पता चल गया ये किसकी इक्वेशन है, हाँ अब पता चल गया ये किसी सर्कल की इक्वेशन है। ऐसे हम किसी भी इक्वेशन का पता लगा सकते हैं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन का, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो है उसका एनवेलोप का इक्वेशन ये है। इट्स दैट क्लियर, उतार लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया होगा आपको करने में। अभी कहीं मत जाना, एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद में जाएंगे। एक और मजेदार क्वेश्चन लेते हैं, चलो तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन आएगा आपको, सरल रेखा, वही चीज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सरल रेखा वही दे रखा है, एक्स कोस अल्फा पर बराबर में अलग दे रखा है वाई साइन अल्फा। ऐसे मत सोच लेना एक ही क्वेश्चन लिया है। इज इक्वल टू एल साइन अल्फा कोस अल्फा इज इक्वल टू एल साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, एनवेलोप इक्वेशन हमें यार यही आता है हमेशा, एनवेलोप इक्वेशन ये हमें निकालनी है, एनवेलोप इक्वेशन ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो करते हैं अभी, ओके।
तो पहले तो हम उसे बनाते हैं, मतलब बराबर में जीरो होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो क्या थी, बराबर में जीरो होना चाहिए। अब मैंने आपको एक और कन्वर्जन बता दिया, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दी, क्या बराबर में आप जीरो भी रख सकते हो और कांस्टेंट रखो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भी डिफरेंशियल करोगे तो जीरो ही होगा। समझ में आ गया? तो आप ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, पहले तो ये लिखते हैं, प्लस में y sin अल्फा इज इक्वल टू l sin अल्फा कोस अल्फा। अब जो ये l sin अल्फा कोस अल्फा दे रखा है ना, ये इसके डिवाइड में ले जाओ, ठीक है, डिवाइड में ले जाते हैं तो क्या होगा, x कोस अल्फा के डिवाइड में ये आया तो कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल आ जाएगा और x बाई l, सॉरी x बाई साइन अल्फा, l को वहीं पे छोड़ा है हमने, x बाई साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, x बाई कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या चल रहा है, l चल रहा है, क्योंकि l तो कांस्टेंट है, उस साइड रख सकते हैं। अब अल्फा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका करेंगे अल्फा के r लिख दिया यार मैंने, तो अल्फा के वहां पे भी r लिखा था क्या, देखना पड़ेगा। अल्फा के रिस्पेक्ट में हम कर देंगे क्या, डिफरेंस अल्फा लिखा था, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो नीचे अल्फा है ऊपर अल्फा नहीं है, नीचे अल्फा है ऊपर अल्फा नहीं है, तो क्या होगा, माइनस का 1/x होता है, x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो माइनस का 1/x स्क्वायर आता है, वैसे नीचे अल्फा है ऊपर x है तो माइनस का x बाई साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन अल्फा का करेंगे तो इनटू में कोस अल्फा, प्लस में नीचे अल्फा है ऊपर नहीं है तो माइनस में y बाई कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और कोस अल्फा का करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, l क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसे दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, ये तो डिफरेंशियल वाली इक्वेशन आ गई, ये वो नॉर्मल इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, जीरो को हटाना है, जीरो को गायब करना है। तो जीरो को गायब किस प्रकार हम कर सकते हैं, वो जरा आप यहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश करें, ठीक है। तो जीरो को हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं वो देखिए जरा, ओके। तो इसको यहीं पे रखते हैं, उस माइनस वाले को है ना उस साइड ले जाते हैं जरा, y साइन अल्फा, इसको इस साइड ही रखते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू x कोस अल्फा और डिवाइड में साइन स्क्वायर अल्फा। इट्स दैट क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर है तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा को अब देखो ऐसे कर देते हैं, हम इस साइड ले जाते हैं और कोस स्क्वायर अल्फा को इस साइड, ठीक है, ऐसे आपको क्रॉस वाला तो पता ही होगा। तो y साइन अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा से इंटू किया तो y साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू x कोस अल्फा को कोस स्क्वायर अल्फा से इंटू किया तो x कोस क्यूब अल्फा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इतने से काम नहीं चलेगा भैया, इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो हमारे पास क्या है, अभी भी हमारे पास क्या है, अच्छा ये तो इसी इक्वेशन को हमने और आगे बढ़ाया, इसी इक्वेशन को और आगे बढ़ाया, थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन इसका हमने किया है। अब आगे क्या करेंगे, आगे जो करेंगे वो देखने लायक होगा, क्योंकि कोस स्क्वायर अल्फा को डिवाइड में लाएंगे और इसका जितना सिंप्लीफिकेशन हो जाए ना उतना भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसे इक्वेशन 2 दे देंगे, फिर अल्फा को गायब कर देंगे। कोस स्क्वायर अल्फा को डिवाइड में लाए तो साइन कोस क्यूब अल्फा को, तो साइन क्यूब अल्फा बाई कोस क्यूब अल्फा क्या हुआ, टेन क्यूब अल्फा। तो देखिए टेन क्यूब अल्फा और y को x के डिवाइड में ले गए तो x बाई वाई, समझ में आ गया। अब ये जो चीज आई हमारे पास, उससे हम क्या साइन अल्फा और कोस अल्फा निकाल सकते हैं और वो वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा गायब हो जाएगा और डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमें अभी टेन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू ये दे रखा है x बाई वाई। तो अगले पेज में चलते हैं, अभी कितना इसे आगे लेके चलते हैं। तो देखिए हमारे पास जो आया वो क्या है, टेन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू x बाई वाई। क्यूब को उस साइड ले जाओ तो चमगादड़ उल्टा हो गया, ठीक है। तो 10 पावर होती है वो उल्टी लटक जाती है दूसरी साइड जाके, तो 3 है तो x की पावर 1/3 डिवाइड में y की पावर 1/3, ये इतनी चीज होगी ना, यही 10 की वैल्यू। यहाँ से हम साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो आप सभी को बताया इतनी ट्रिग्नोमेट्री आप सभी को आती है क्या, हम पहले भी करते थे 11th और 12th की मैथ्स में कि tan अल्फा की हमें वैल्यू दे रखी है, तो आपको फेमस फॉर्मूला है
लाल बट्टा कक्का उससे कर देंगे, ठीक है, लाल बट्टा कक्का से। तो क्या होता है, ये होता है साइन के लिए, जिनको पता है उनको धन्यवाद, और जिनको नहीं पता है उसे फिर से बता देता हूँ। ये होता है टेन के लिए, ये होता है कोट के लिए, और ये होता है सेक, ये होता है कोशेक। ओके, तो ये होते हैं, ठीक है, साइन के लिए लंब बटाकरण, कोस के लिए आधार बटाकरण। अब ये देखिए, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, इसके लिए लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, बेस होता है, ये होते हैं, ठीक है। तो टेन एल्फा कहाँ पे आ रहा है, ये लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो देखिए ये है लंब, ये है आधार, तो ये है, देखिए, तो लंब की वैल्यू है x की पावर 1/3 और आधार की वैल्यू है y की पावर 1/3। तो k की वैल्यू क्या आएगी पहले तो ये निकालते हैं। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देखिए एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया तो x की पावर 1/3 की स्क्वायर प्लस y की पावर 1/3 की स्क्वायर, सारा डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो x की पावर 2/3 हो गई प्लस में y की पावर 2/3 हो गई। अब इतना तो हमें पता है, ठीक है, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे जरा देखिए, के स्क्वायर की वैल्यू आई है, अभी के की वैल्यू हमें अभी तक नहीं पता चली। तो के क्या आएगा, के आ जाएगा, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो चमगादड़ रूल से 1/2 हो जाएगा। तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 का रूट हो जाएगा बेसिकली। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 का रूट, ठीक है। तो अब इसे मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ओके, इतनी चीज़ों का हमें बेसिक से पता चल गया है। इसे डाल देते हैं यहाँ पे, आपकी नज़रों के सामने रहे इसलिए, ठीक है। ये साइड की बातें हैं साइड में। ओके, अब हमें निकालना है क्या, यहाँ से एक तो निकालना है साइन एल्फा की वैल्यू, एक निकालनी है हमें कोस एल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो साइन एल्फा क्या होता है, साइन होता है लंब बटा करण, तो लंब बटा करण, लंब यहाँ पे करण वहाँ पे, तो x की पावर 1/3, ओके, हाँ सिंपल है, x की पावर 1/3 और डिवाइड बाई रूट ऑफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। कोस एल्फा की वैल्यू y की पावर 1/3, क्योंकि कोस एल्फा क्या होता है, आधार बटा करण, तो आधार क्या है y की पावर 1/3 और करण क्या है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। अब इनसे हमने क्या करना है, हम कर क्या सकते हैं इनसे, तो ये तो हमने निकाल लिया बेसिक रूप से, इसे दे देते हैं इक्वेशन ए, इसे दे देते हैं बी। अब काम क्या करेंगे वो देखिए जरा, काम सिंपल सा ही करेंगे, ठीक है। कोई करवाता है क्या इतना, ठीक है, इतना कोई करवाता है क्या, इतने सिंपल तरीके से सारी चीजें लॉजिक में, बस देखो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। ये तो आपके बस प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो आपको सारे वो कॉन्सेप्ट तो बता ही दिए, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, नहीं क्या है बस थोड़ा बहुत करवाते हैं, बस भूल जाते हैं। अब क्या करेंगे हम, एक काम करेंगे, इक्वेशन ए एंड बी पुट इन इक्वेशन, कौन सी में, 1 में पुट कर देंगे हम। तो 1 कौन सी है हमारी, 1 देखिए पहले तो 1 है हमारी ये इक्वेशन, x बाई साइन एल्फा प्लस y बाई कोस एल्फा इज इक्वल टू एल। तो साइन एल्फा और कोस एल्फा की जो हमने वैल्यू निकाली है वो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, x बाई x की पावर 1/3 क्या वैल्यू है इसकी, x की पावर 1/3 बाई, तो ऊपर चला जाएगा रूट ऑफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, दिस इज वैल्यू ऑफ दिस, एंड प्लस में y अपॉन y कोस एल्फा की वैल्यू y की पावर 1/3 और ऊपर चला जाएगा कौन, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। ओके, इतना आ गया, इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, l चल रहा है उस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। अब आगे देखिए क्या होता है, 1/3 आपको इतना तो एलसीएम लेना आता ही होगा यार, 1/3 माइनस 1/3 क्या होता है, जब बेस सेम होते हैं, ठीक है, तो घाते क्या होती है, पावर क्या होती है, कट जाती हैं, तो x की पावर 2/3 बचेगा। आप एलसीएम लेके भी देख सकते हो, 1
1 माइनस 1/3 क्या होती है, 3 माइनस 1 2/3। ठीक है, तो आप एलसीएम लेके देखोगे, मेरे को पता है यार आप सभी का। तो इनटू में क्या है, x की पावर 2/3, हाँ, प्लस में y की पावर 2/3, और प्लस में ये भी ऊपर जाएगा तो y की पावर 2/3 हो जाएगा। ओके, और बचेगा क्या, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू l। इतना हमारे पास हो गया ना, तो आगे देखिए, इतना हमने कर लिया। अब हम यहाँ से ये रूट ऑफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे इसे। तो कॉमन लेंगे तो जरा देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक पेज पे ही पूरा करने की कोशिश रहेगी मेरे को इसे। तो x की रूट ऑफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इसे ले लिया कॉमन, तो बचा क्या अंदर, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 की होल पावर 1 इज इक्वल टू l। तो ये है इसकी पावर आधी। आप इस रूट को उठा के ऐसे भी लिख सकते हो आधी, और इसकी पावर है 1, तो आधी और 1, ये देखो बेस सेम ही, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3, ये बेस सेम है, मतलब पावर जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए x की पावर 2/3 प्लस में y की पावर 2/3 और 1 प्लस आधा कितना होता है, 1 प्लस आधा कितना होता है, 1 प्लस आधा तो क्या होता है 3/2, जो अभी हमने माइनस किया था। तो 3/2 ऊपर आ गया इज इक्वल टू l। अब ये देखो, इसको हम अंदर इंटू नहीं करेंगे 3/2 को, ये यहाँ पे चमगादड़ नियम लगा के इसको उल्टा ले जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो x की पावर 2/3 प्लस में y की पावर 2/3 इज इक्वल टू l की पावर 2/3, ये उल्टा बैठ जाएगा। तो यही है इसका एनवेलोप इक्वेशन। कैसा लगा, हैंस प्रूफ, हमने प्रूव कर दिया। क्या दे रखा था, ये प्रूव करने के लिए, हमें प्रूव करने के लिए नहीं दे रखा था, सॉरी यार, हमें तो सिर्फ आंसर फाइंड करना था, इसका एनवेलोप इक्वेशन निकालना था, वो हमने निकाल दिया। तो थैंक यू। आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा लेक्चर, जिसमें हमने एक पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, देखिए आप सभी। ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया था, सॉरी यहाँ से शुरू किया था हमने इस मोटिवेशनल लाइन के साथ। उसके बाद में हमने देखा बेसिक क्या होता है कुल का समीकरण, फिर हमने और स्टेप्स देखे, फिक्स स्टेप। उसके बाद में हमने एक क्वेश्चन देखा जो सरल रेखाओं का कुल दे रखा था। ये जो हमने निकाला, आप ऐसे मत सोच लेना, मैंने गलती से बोल भी दिया शायद कि ये कोई सर्किल का इक्वेशन है, इसलिए ऐसे दे रखा था, इसका मतलब ये सर्किल का इक्वेशन है। ये है तो सरल रेखा का ही, स्ट्रेट लाइन का ही, बस ये इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई जो थोड़ी बहुत किस तरीके से दिखती है, सर्किल की जैसी दिखती है, पर ये इसका एनवेलोप इसके इक्वेशन है। किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, समझ में आ गया। और इस इक्वेशन का एनवेलोप इक्वेशन हमने निकाल दिया, ये होता है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू l की पावर 2/3। सिंपल है, ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ये वन शॉट ही मान लो आप यार, एनवेलोप का वन शॉट मिल गया आपको। अगले में हम देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम एवं निम्नतम। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, 12th का ही चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा आपको सभी को पढ़ के। तो थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।